नीति आयोग की ये नियोग पत्र आने के बाद ये पहली मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। बहुत सारी आलोचना हुई, तो इसमें एक चीज़ जो सामने उभर के आई, नरेंद्र मोदी की बहुत सारे सपने हैं। आप जानते हैं कि 140 करोड़ की देश, अभी हम पुअर कंट्री नहीं है, लो मिडिल इनकम कंट्री है। ये जो मेरी अपॉइंटमेंट, ये सिर्फ मेरी अपॉइंटमेंट और मेरी स्वीकृति नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की जो शिक्षा पहले होती थी उसका स्वीकृति है। मैं मानता हूँ ये राज्य के लिए एक बड़ा सम्मान है, ये मेरा अपना सिर्फ नहीं। देखिए ऐसा है, ये नीति आयोग की ये नियोग पत्र आने के बाद ये पहली मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। बहुत सारी आलोचना हुई, तो इसमें एक चीज़ जो सामने उभर के आई, नरेंद्र मोदी की बहुत सारे सपने हैं। आप जानते हैं कि 140 करोड़ की देश, अभी हम पुअर कंट्री नहीं है, लो मिडिल इनकम कंट्री है, मगर मोदी जी का सपना है 2047 तक विकसित भारत अर्थात समृद्ध भारत होना है। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनकम तो है ही। तो इसका क्या है, इसका जो है नीति ठीक होना चाहिए। नीति मतलब पॉलिसी, निष्ठा होना चाहिए, डिवोशन, कमिटमेंट, और नियत ठीक होना चाहिए, मनोभाव, एटीट्यूड। इसी के बारे में बात हुई। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, मुझे जो लगा कि ये जो मेरी अपॉइंटमेंट, ये सिर्फ मेरी अपॉइंटमेंट और मेरी स्वीकृति नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की जो शिक्षा पहले होती थी उसका स्वीकृति है। और अर्थशास्त्र में पश्चिम बंगाल बहुत लोग बनाए हैं, उन सब का स्वीकृति है। तो मैं मानता हूँ ये राज्य के लिए एक बड़ा सम्मान है, ये मेरा अपना सिर्फ नहीं। आपने सर राज्य की बात करी, उसी राज्य में अभी जो है चुनाव की कैंपेनिंग चल रही है। एक फेज में वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज में बाकी है। जिस तरह से पॉलिटिकल ग्राउंड पर अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार मोदी जी कहते आए हैं कि हम अपनी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, लगातार बताते आ रहे हैं वेस्ट एशिया में सिचुएशन ठीक है और एलपीजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हमारे पास इनफ एडिक्वेट है। क्या बोलना चाहेंगे वहाँ की जो एक माइंडसेट जो बनाने की ट्राई कर रही है वहाँ की सरकार? देखिए, ये बात तो कोई नहीं इनकार करेगा कि पश्चिम बंगाल पीछे चला गया रिलेटिवली। ऐसा नहीं कि पर कैपिटा इनकम कम हो गया, मगर बाकी जो हमारे एडवांस स्टेट्स है, तमिलनाडु बोलिए, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, इनके तुलना में हम पीछे हो गए। तो हमें आगे जाना है। अच्छा, और स्थिति तो है ही, स्थिति अब ईरान यूएस वॉर कितनी दिन चलेगी ये किसको पता। अगर ज़्यादा दिन चला, तेल का भाव ज़्यादा बढ़ गया, फिर सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है, इस दफ़ा देखो, आज तो पॉलिटिक्स की बातें मैं नहीं करूँगा, मगर मोदी जी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यही परिवर्तन की बात ममता ने भी किया था, मगर परिवर्तन लाए नहीं। देखिए अब परिवर्तन होता है क्या नहीं। सर बांग्ला में आप हिंदी में पूछा, वो बांग्ला में जवाब हुआ वेस्ट एशिया में जिस तरह से क्रैशेस हुए, उसके बाद में एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक नैरेटिव तैयार हुआ और ये बोला गया कि इकोनॉमी को डाउन कर दिया गया है, और वही नैरेटिव बंगाल में भी यूज हो रहा है। वहाँ कैंपेनिंग हो रही है, एक फेज में वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज में वोटिंग होनी है। क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह की नैरेटिव जो यूज हो रहे हैं कैंपेनिंग में? देखिए आज के ना आবার বলছি, দেখো রাজনীতি নিয়ে আজকে বেশি কিছু বলতে চাই না। আজকে আমার প্রথম এই নীতি আয়োগে নিয়োগ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার ছিল। তাতে যেটা বুঝতে পারলাম,
মোদিজির অনেক স্বপ্ন নীতি আয়োগ নিয়ে, কারণ দেশকে যদি বিকশিত ভারত করতে হয় 2047-এর মধ্যে, তাহলে যথাযথ নীতি দরকার, নিষ্ঠা দরকার, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ, আর তৃতীয় দরকার হচ্ছে মনোভাব। মনোভাবটা ঠিক হওয়া দরকার। এই তিনটে না হলে হবে না। তো আমার যেটা মনে হয়, মোদিজি সম্বন্ধে অনেক জানেন না। আজকে যেটা আশ্চর্য হলাম, আমি দেখলাম মোদিজির বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। বিশেষজ্ঞ, তারপর অধ্যাপক, উনি চান যে নতুন নতুন আইডিয়া আসুক, সেগুলো আমরা পরিচালনা ইমপ্লিমেন্ট করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাই। তা আমার মনে হলো খুবই ইতিবাচক আলোচনা। মোদিজি চান যে নীতি আয়োগ একটা বড় শক্ত স্তম্ভ হয়ে উঠুক উন্নয়নের। सर 2047 जो आपने विकसित भारत की बात करी, अभी जिस तरह से वेस्ट एशिया में क्राइसिस बना हुआ है, क्या लगता है कि जो टारगेट सेट किया है पीएम मोदी गवर्नमेंट ने, वो अचीव हो पाएगा या उससे कोई इफेक्ट होने वाला है उस चीज पे? দেখো, এই যে ইরান আমেরিকার যুদ্ধ হচ্ছে, এইটার পরিণাম কি হবে সেটা নির্ভর করছে কতদিন যুদ্ধটা চলবে আর কত নিষ্ঠুরভাবে যুদ্ধটা চলবে। এই যুদ্ধ যদি বেশি দিন না চলে তাহলে আবার দাঁড়িয়ে যাবে। বেশি দিন হলে কি হবে আর কোথায় কোন জায়গায় কি গন্ডগোল হয়ে যাবে বলা খুব মুশকিল। তবে আমার কেমন ধারণা যে সুবুদ্ধি হবে। সিজফায়ার যেটা হয়েছে এটা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হবে এবং ভালো পরিণাম হবে। যাই হোক, নীতি আয়োগে ফিরে আসি। এখন আমি আশা করছি যে নীতি আয়োগের কাজ এমনিতেই কঠিন কাজ। 140 কোটির মানুষ, এত সমস্যা দেশের, তার মধ্যে ইরান আমেরিকা যুদ্ধের আর কোনো প্রয়োজন নেই। का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वेस्ट एशिया के चलते जो अभी इस टाइम पर माहौल बना हुआ है, क्या लगता है ये टारगेट अचीव हो पाएगा या इससे कोई इफेक्ट होगा? देखिए, जो लड़ाई चल रहा है इसका असर क्या होगा ये निर्भर करेगा कितना दिन लड़ाई चलता है और कितना भयंकर रूप से ये लड़ाई होता है। तो हम तो जीते हैं आशा के भरोसे में। तो आशा ये करते हैं कि इन दोनों साइड्स का सुबुद्धि होगा और ये लड़ाई समाप्त होगा कुछ दिन में। फिर देन वी विल गो बैक टू नॉर्मलसी। नीति आयोग में वाइस चेयरमैन बनने के बाद आपका जो फोकस है वो क्या रहने वाला है? ये है वही, मैं फिर वो 3 चीज की बात करूंगा। नीति, और नीति ऐसा है, नीति ये साइंस का ये नहीं है। हिंदुस्तानी एक साइकोलॉजी है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में जो लोग कहते हैं। तो कौन चीज़ काम करेगा, लोग क्या मानने के लिए तैयार होगा, ये ठीक तरह से बनाना पड़ेगा। फिर निष्ठा के साथ ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। और तीसरी है नियत, वो है मनोभाव। अगर विश्वास ही नहीं करेंगे कि कर पाएंगे, फिर कैसे करोगे? तो ये 3 अगर हो गया, सब कुछ हो जाएगा। सर, पीएम मोदी ने आपके लिए ट्वीट भी लिखा है और बधाई दी है आपको ज्वाइन करने के लिए, और उन्होंने बोला नीति आयोग एक ऐसा उभरता हुआ पिलर है इंडिया का जो पॉलिसी मेकिंग आर्किटेक्चर, फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फॉरवर्डिंग रिफॉर्म एंड बूस्टिंग ईज ऑफ लिविंग। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मैं बहुत खुश हूँ कि ही हैज़ रिपोज सच, इतना भरोसा हमारे ऊपर है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ऐसा है, वी हैव टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस कि
वो जो मांगते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। है बताया किस तरह से नीति आयोग एक उभरता हुआ पिलर है जिससे ईज ऑफ लिविंग लोगों के लिए आता है, जिससे पॉलिसीज बनती हैं। बांग्ला में आपके लिए आपसे उसका कमेंट मानना चाहेंगे। দেখো, সবচেয়ে বড় জিনিস আমরা যাই করছি, টাকাই চাই, রাস্তাই চাই, যাতে বাঁচার সুবিধা হয়, বাঁচতে ভালো লাগে। তো ইজ অফ লিভিংই তো আসল। তো ইজ অফ লিভিংয়ের জন্য শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই, প্রাইমারি হেলথ সেন্টার কাজ করতে হবে, হাসপাতালগুলো কাজ করতে হবে, স্কুলগুলোতে লেখাপড়া হবে, রাস্তায় ঘাটে যানজট থাকবে না, যেতে পারবো ঠিক করে, লেখাপড়া শিখে চাকরি পাবো, এই সবই তো ইজ অফ লিভিংয়ে বানায়। তো মোদিজি যেটা বলেছেন একেবারে সত্যি কথা, যে শেষে আমাদের দেখতে হবে, তোমার হয়তো টাকার দরকার নেই, তোমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা ভালো চিকিৎসালয়, তাহলে তোমার চিকিৎসালয় দিতে হবে। সবার তো এক জিনিস দরকার না, কোন মানুষের কি দরকার সেটা দেখতে হবে।